आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में डिप्टी सुपरिटेंडेंट को धर लिया गया है और किस किस्म का रिकॉर्ड उनसे हासिल करने की कोशिश की गई और रिकॉर्ड जो हासिल किया गया इसमें क्या खबर सामने आई है, और फिर इमरान खान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल वो भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राजा साहब, ये सहाफ़ी जो उनको कवर करने जाते हैं उनके जरिए जो बात बाहर आई है, उनका क्या कहना है डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हवाले से, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान, ये खबर क्या है, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इरफान सदीकी साहब का एक जुमला कि इमरान खान को मैं फिक्स करूंगा, ये किस जर्नल ने किसके ड्राइंग रूम में बैठकर ये बात कही और ये पैगाम रिसां कौन था, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन ऐसा जो सबसे अहम खबर है वो आई है अडयाला जेल से, जहां पर इल्ज़ाम है डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऊपर और इल्ज़ाम ये है कि वो सहूलतकारी कर रहे थे। ज़राई बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया है। ज़राई के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और उन्हें इख्तियारात से तजाविज़ करने पर तहवील में लिया गया। ज़राई ये बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से आईजी जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया है और तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। राय साहब, ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पूरे मुल्क के अंदर इसी किस्म का एक क्रैकडाउन हम देख रहे हैं। वो लोग जो माजी में लोगों के सहूलतकारी करते रहे, आज उन्हें तमगे मिल रहे हैं। और वो लोग जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, आज उनको नौकरी से फारिग करने और फिर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। राय साहब, खबर ये भी है कि एक तो इनका फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है, उसके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और उस फ़ोन रिकॉर्ड से भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये किससे राब्ते में थे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेल को जो कवर करने वाले सहाफ़ी हैं राय साहब, वो ये कहते हैं कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम वो शख्स है जिसने इलेक्शन 2024 से पहले जिस दिन साइफर की सजा दी गई थी अडयाला जेल अदालत के अंदर, समाअत के दौरान इमरान खान की लीगल टीम के एक वकील साहब ने कागज़ इमरान खान साहब के सामने रखा कि इस पर अपना ऑटोग्राफ दे दें, जिस पर इमरान खान ने ऑटोग्राफ देकर कागज़ वापस वकील को थमाने लगे तो मोहम्मद अकरम ने वो कागज़ छीन कर उसके टुकड़े करने के बाद अपनी जेब में डाल दिया, जिस पर इमरान खान ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से मुखातिब होकर कहा क्या अब इसकी भी इजाज़त नहीं है? तो मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सहाफ़ी बताते हैं इस किस्म की बातें, लेकिन ऐसा कोई आपको बकरा चाहिए कुर्बानी का, एस्केप गॉट, जिसको आप पकड़ कर खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करें, या वाकई क्या होगा इस तरह? ऐसा मोहम्मद अकरम के ऊपर जो इल्ज़ामात है सहूलतकारी के और जेल के अंदर निगरानी जो हम बात करते हैं, या खान साहब जो बात हमेशा करते हैं कि कैमरा लगा हुआ है और कैमरे से निगरानी की जा रही है। एक कर्नल मेजर की बात खान साहब ने हमेशा की कि इनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर इसका मतलब है कि निगरानी तगड़ी हो रही है और इवन के ये बात अब फोन डेटे तक पहुंच गई। राय साहब, निगरानी हो रही है, फायदा होगा राय साहब इसका कोई, या सिर्फ बयानियां बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और लोगों को निशान इबरत बना रहे हैं कि कोई इस तरह की दोबारा से अगर कोई बात सोच भी रहा है दिल में वो भी ना करे? राय साहब देखें हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें हैं, ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, इनको अचानक इनके मुतल्लिक ये इत्ला आई कि ये लापता हो गए, और लापता होने का मतलब यह है कि ये मालूम नहीं हो रहा कि इनको किसने गिरफ्तार किया है, क्योंकि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है एक एफआईआर दर्ज होती है और एक पूरा कानूनी प्रोसेस होता है
जो शख्स जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है उसके अजीज़ो अकारिब, उसके अहले खाना, उनको पता होता है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो कानूनी अमल उन्होंने अख्तियार करना होता है उस गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए वो कानूनी अमल अख्तियार करते हैं। लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल, इनके मुतल्लिक ये पता चला कि अचानक इनका फ़ोन बंद हो गया, इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, इनके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर ये पता चला, अचानक ये खबर आई कि इनको सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सिक्योरिटी इदारों से क्या मुराद है? क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? क्योंकि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है खबर के अंदर कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आम तासुर यह है कि जब यह लिखा जाए कि सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया तो इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि फौज से जुड़े कुछ इदारे, मिसाल के तौर पर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस या फौज के जेर असर या उनके असर रसूख के नीचे जो इदारे हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म बात है कि उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन आम तासुर ये बनता है जब ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके अंदर दो बड़े अहम पॉइंट हैं। एक अहम पॉइंट तो ये है कि जनाब फैज हमीद पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो सहूलतकारी कर रहे थे और पीटीआई के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब फैज हमीद ने मुबैना तौर पर 9 मई के वाक़यात में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनकी निशानदेही की और इनकी निशानदेही करने के बाद ये कहा कि पीटीआई इन मकामात पर एहतजाज करे और इन मकामात पर अगर तोड़ फोड़ करे तो पीटीआई को मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ख्वाजा आसिफ ने भी एक ताज़ा तरीन प्रोग्राम में अपीयर होके ये इल्ज़ामात लगाए और इसी तरह ये कठपुतली हुकूमत ये बयानियाँ बना रही है। लेकिन फौजी ज़राए से एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू अखबार में जो खबर शाया की गई उसमें यह वाज़ेह कर दिया गया कि 9 मई के वाक़यात में जनाब फैज हमीद की सहूलतकारी के हवाले से अब तक कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन ये हुकूमत जो है ये जानबूझ के जनाब फैज हमीद का ताल्लुक जो है ये 9 मई के वाक़यात से और इमरान खान साहब से जोड़ रही है ताकि फैसल वाडा ने बड़ी डिटेल में बात की है। आपने अगर सुना हो तो फैसल वाडा तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने जी बहुत पहले खबर दे दी थी कि फैज हमीद साहब जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो बाकायदा इमरान खान को मशवरे देते रहे थे और फिर जो कुछ खेल खेला गया वो इमरान खान की मर्जी से, यानी वो लीड कर रहे थे इस पूरे खेल को। ये फैसल वाडा तो बहुत पहले से कहते रहे और अब वो क्रेडिट ले रहे हैं सब इस हवाले से। देखिए वो क्रेडिट तो रद्दी की टोकरी में चला गया ना। अंसार अब्बासी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के एक पैगाम रसा भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट की ज़राए से ऑथेंटिक खबरें देते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट को चूंकि वो कवर करते हैं तो ज़राए से उनके पास खबर आ जाती है। उन्होंने तो कह दिया ना, जंग में भी शाया हो गई, द न्यूज़ में भी शाया हो गई, कह दिया कि फौजी ज़राए ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक जनाब फैज हमीद के खिलाफ अब तक की तहकीकात में शवाहिद मौजूद नहीं है। अब आ जाए जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल जो इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की खबरें ज़राए से सामने लाई गई और इन ज़राए से सामने लाई गई खबरों में यह कहा गया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर इमरान खान साहब की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। उन्हें अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मोहम्मद अकरम साहब से तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के बाद इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और फिर एक पूरा जाली बयानिया बनाया गया, चूंकि इनको पहले भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था अडयाला जेल से कि ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, इमरान खान साहब को किसी के पैगामात पहुंचा रहे थे और इमरान खान साहब इनके ज़रिए बाहर कुछ पैगामात भिजवा रहे थे। अब इसके अंदर जो अहम नुक्ता है, ये पाकिस्तान में सहाफ़त करने वाले हर सहाफ़ी को पता है, ये ओपन सीक्रेट है, ये जज साहिबान को भी पता है कि आईएसआई जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में गए हैं, आईएसआई ने अडयाला जेल का कंट्रोल संभाला हुआ है। एक कर्नल और एक मेजर ने अगर अडयाला जेल का कंट्रोल ना संभाला हुआ होता तो इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन क्यों डालते कि ये जो कर्नल हैं और ये मेजर ये मेरी सियासी टीम से मुलाकातें नहीं करने देते।
ये मेरी कानूनी टीम से मुलाकातें नहीं होने देते। इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ चीफ जस्टिस जस्टिस फैज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कभी ये कर्नल और मेजर वाली बात कभी भी ना करते। तो इसका मतलब यह है कि वहां जो सहाफी भी जाते हैं उनको भी पता है कि अमली तौर पर जो आईएसआई के पास अडयाला जेल का कंट्रोल है। उसके बाद अडयाला जेल में सीसीटीवी कैमरास का एक जाल बिछा हुआ है, एक पूरा जाल है जो सीसीटीवी कैमरास का है। यहां तक कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो भी लीक हो गई थी, जो कि उनकी एक हियरिंग से लीक हुई थी। तो इस हद तक वहां पे सर्वेलेंस की जा रही है। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि उनको पता हो कि इमरान खान साहब जेरे इताब हैं, उनको पता हो कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, उनको पता हो कि आईएसआई ने ये पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है, और वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी करना शुरू कर देंगे, इमरान खान साहब के पैगामात भिजवाना शुरू कर देंगे आगे पीछे। तो जिस तरीके से जनरल फैज हमीद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, असल में तो इमरान खान साहब को फंसाने के लिए कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, जैसे वो पूरा बयानिया पिट गया और फौज ने खुद उसकी तरदीद कर दी, इसी तरह ये बयानिया भी आप देखेंगे कि ये पिट जाएगा जैसे इसे पिट जाएगा। एक चीज राय साहब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ना इरफान सदीकी साहब की एक जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है फैज हमीद साहब के हवाले से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इसको थोड़ा सा इसका जो सफीर है उसको बढ़ाकर देखें और पिछले जो 5-6 रोज से जब से ये फैज हमीद साहब वाला चैप्टर शुरू हुआ, इस तनाजुर में इसको देखा जाए तो पता ही चलेगा कि इरफान सदीकी जो बात कर रहे हैं कि फैज हमीद ने हमें इस तरह के पैगामात भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा, बल्कि यहां तक कहा कि मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा रख लें और अगर आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूं तो निकाल दें। अच्छा, इससे तो मुझे ये लग रहा है कि ये इमरान खान की एक तरह से मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी बयानात अब तक हमने सुने, बंद कमरों में सुसर से मुलाकात से लेकर फैज हमीद दोनों तरफ खेल रहे थे। फैज हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों से अपने लेवल के ऊपर मुलाकातें करके या पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, और जिसका इमरान खान को पता नहीं था, इमरान खान की अदब मौजूदगी में ये सब बातें राय साहब खबरों में बाहर आ रही हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट जारी की गई, या फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे और फिर लोगों ने यहां तक कहा कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, ये हम बहुत पहले कह चुके थे, सहाफ़ी इस किस्म की भी खबरें दे रहे हैं। तो इससे तो ये लग रहा है कि ये सारे मिलकर जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको अपने हाथों से ही ये जो है वो सिफर कर रहे हैं, चूंकि इमरान खान तो इनकी तमाम बातों से उन्हें क्लीन चिट मिलती जा रही है। और अगर हम झूठ की बात भी करें और झूठा बयानिया भी अगर बनाने की कोई कोशिश करें तो वो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर इरफान सदीकी साहब ये कह रहे हैं कि एक जनरल उठ के कहता है कि तुसी मैनू जी आर्मी चीफ बनाओ, तो फिर देखो मेरा कमाल, मैं कैसे धमाल डालता हूं। और इसका मतलब ये हुआ ऐसा, ये एक तरह से तो ये खुद लोग इमरान खान को क्लीन चिट दे रहे हैं और सारा फोकस इस वक्त जनरल फैज हमीद के ऊपर है। और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो अगर ऐसी बातें कर रहे थे तो अब उनसे कौन पूछे। एक शख्स की अदम मौजूदगी में इस तरह से कहना, आपको लगता है कि कोई बयानिया बन पाएगा? ये लोग कहाँ थे? लापता थे, गुमशुदा थे, और गुमशुदगी का इनका क्या उस वक्त इश्तिहार दिया गया था? कहाँ थे ये लोग जब जनरल फैज हमीद ये काम कर रहे थे? उस वक्त जब ये आप डील करते हैं, आप जब जर्नलों से मिलकर अपने लिए चीज़ें मांगते हैं और डीलें होती हैं, तो ऐसा उस वक्त ये भूल जाते हैं। और आज फैज़ हमीद चूंकि ज़ेर-ए-ताब है, फैज़ हमीद साहब को तहवील में ले लिया गया, कोर्ट मार्शल इस वक्त उनका हो रहा है, इसका सामना कर रहे हैं। तो आप जो मर्जी कहें, क्योंकि दूसरी तरफ से दिफा करने के लिए तो कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। देखें आशफी साहब, कभी कभी छोटी खबर के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छुपी होती है, और इरफान सदीकी का ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर छुपी है, क्योंकि इरफान सदीकी ने नादान दोस्त के तौर पर ये शरीफ खानदान और नवाज शरीफ के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और इमरान खान साहब के हक में गवाही दे दी है इरफान सदीकी ने। क्योंकि इल्ज़ाम क्या लगाया गया? इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी थे, इमरान खान साहब के सहूलतकार थे 9 मई के वाक़यात में भी। लेकिन इरफान सदीकी ये कह रहे हैं
कि, और इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं, 2-3 इनके मजीद वज़रा भी ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने हमें ये अश्योरेंस दी, हमें यकीन दहानी कराई कि एक मरतबा आप मुझे आर्मी चीफ बना के देखें, इमरान खान अगर आपसे टैकल नहीं हो रहे, मैं इमरान खान को टैकल करूंगा, इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप एक गारंटी के तौर पर मैं अपना इस्तीफा तहरीर करता हूं, उस पर साइन कर देता हूं, अगर मैं इमरान खान को फिक्स ना कर सका तो आप इसी इस्तीफे को इस्तेमाल करते हुए ये कह दीजिएगा कि आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इरफान सिद्दीकी ये भी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि नून लीग के अंदर कई लोग ऐसे थे जो कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हामी थे और आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। अब इरफान सिद्दीकी के इस स्टेटमेंट को देख लें, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को देख लें, इससे तो यह पता चला कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद का कोई साजिशी गठजोड़ नहीं था। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप उस वक्त तक था जब वो डीजी आईएसआई थे, लेकिन यहां पे नून लीग का एक साजिशी गठजोड़ जरूर रहा जनरल फैज हमीद के साथ। इसी वजह से नून लीग के अपने लोग कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दें और ये इमरान खान साहब को फिक्स कर देगा, इमरान खान साहब को टैकल करने में हमारी मदद करेंगे, इसलिए इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो ये तो इन्होंने खुद इसकी तस्दीक कर दी कि असल में जनरल फैज हमीद का जो गठजोड़ था वो नून लीग के साथ था। अगर इमरान खान साहब के साथ उनका सियासी गठजोड़ होता तो वो इनको ये क्यों ऑफर करते कि मैं इमरान खान साहब को और पीटीआई को और उनकी जमात को कुचल दूंगा। तो इससे तो साबित हो गया कि ये गठजोड़ जो कुछ भी हो रहा था ये असल में जनरल फैज हमीद और नून लीग के दरमियान जो है ये हो रहा था। तो ये एक और बयानिया इनका दम तोड़ गया। अच्छा राय साहब, एक और इल्जाम जनरल फैज के ऊपर और उनकी अदम मौजूदगी में सारे इल्जाम लगाने वाले अब मैदान में आ गए हैं और ये ख्वाजा आसिफ तो काफी दिनों से एक्टिव हैं और जिस दिन से उन्होंने कहा था कि 9 मई का बयानिया क्या दम तोड़ गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जरा इंतजार करें और फिर हम देखेंगे। जो बात उन्होंने कही है कि ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमले किए और हदायत दी जा रही थी कि फलां जगह पहुंच जाओ। 9 मई के हवाले से साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद का 9 मई के वाकयात में किरदार था। इस रोज फौजी तनसीबात पर हमले हुए, वो प्लानिंग उन्होंने ही की थी। हम आज़ादी के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। फैज हमीद समझते थे कि उन्होंने जो 4 से 5 साल खिदमत अंजाम दी हैं उनके बदले आर्मी चीफ बना दिया जाए। इमरान खान कभी फैज हमीद के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी ज़ात से आगे सोचते ही नहीं। जनरल फैज के साथ दीगर किरदारों को भी पकड़ना चाहिए वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मादर पिदर आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीटीआई की जानिब से आज भी शोधा की तस्दीक की जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं, मगर इस बेलगाम निज़ाम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जजेस के हवाले से वो ये कहते हैं कि हुकूमत गिरेगी ना गिराई जा सकती है, जजों का काम तकरीर करना नहीं। लेकिन सलमान शहबाज फैज से कैसे राब्ते में थे, ये सवाल राय साहब आज उठाया गया है। मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें कि क्या सलमान शहबाज वाकई जनरल फैज से राब्ते में थे। एक तो ये चीज़, और दूसरी बात ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुल्क में किसी भी सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं है। ब्लूमबर्ग्स की रिपोर्ट आ रही है, पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हो गई हैं। फ्रीलांसर जो लोग काम करते हैं वो उनका काम तबाह हो गया। फाइवर ने मुल्क से अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। तो ख्वाजा आसिफ कौन से दुनिया में रह रहे हैं, कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां पर ये सब कुछ नहीं हो रहा। फिर वो ये जो जनरल फैज और 9 मई, अब ये जनरल फैज के साथ जो इसे जोड़ा जा रहा है, राज साहब इसके ऊपर भी तो कोई ना कोई आपको सबूत लाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान की कोई फौजी अदालत 9 मई के हवाले से जनरल फैज को सजा देती है और आपको लगता है कि इसका फिर एक जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बाकी किरदारों को भी पकड़ा जाए, बाकी लोग जो इसमें शामिल या उनको जोड़ा जाएगा, ये कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट से होती हुई पाकिस्तान की दीगर अदालतों में आएगी, क्योंकि सिविल शख्सियत का जो कोर्ट जो सजा है या उस पर कार्रवाई है वो किसी सिविल अदालत में ही हो सकती है। और फिर ये जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि खान साहब कभी भी फैज़ हमीद के साथ नहीं खड़े होंगे, वो अपनी ज़ात से आगे नहीं देखते, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, या ये सिर्फ झूठ का पलंदा है और बयानिया है जो ख्वाजा आसिफ माहिर हैं बनाने के अंदर। जिस तरह ये 2 दफ़ा इलेक्शन हारे
और जिनके दोस्तों की मेहरबानियों से जिनको ये फोन करते थे इलेक्शन जीते, राय साहब उनका नाम नहीं लेते। अगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ टॉप सिटी 2017 से हुआ, जो केस बना, वो किसकी कमान के अंदर था, ये भी देखना होगा। और फिर दीगर पाकिस्तान के अंदर जो काम करते रहे 5 साल की, जो इन्होंने खिदमात की बात की कि इसके बदले में मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए, तो वो 5 साल की खिदमत थी क्या? और उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? ख्वाजा साहब अपने पुराने जो इलेक्शन की रात जिसको उन्होंने फोन किया, उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए हाशमी साहब, सलमान शहबाज के मुतल्लिक 2 दिलचस्प हकाइक हैं। ये दोनों दिलचस्प हकाइक अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सलमान शहबाज के मुतल्लिक एक स्टोरी मैं पहले भी कर चुका हूँ, और पाकिस्तान में सहाफ़त करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको भी मालूम है कि सलमान शहबाज जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे और मरीम नवाज़ भी जेल में थी, सलमान शहबाज साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते थे और उनको ये कहते थे कि आपने मरीम नवाज़ को बाहर नहीं आने देना और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई जो है ये जारी रखें, क्योंकि सलमान शहबाज को ये लगता था कि अगर मरीम नवाज़ बाहर आ गई तो शरीफ ख़ानदान ने जब भी दोबारा मुसल्लत होना है किसी डील के नतीजे में, तो फिर शरीफ ख़ानदान सारे ओहदे ले जाएगा। शरीफ ख़ानदान में यानी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ये सारे ओहदे ले जाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ जो बाहर जा चुके थे, तो मरीम नवाज़ किसी भी सूरत बाहर ना आए, और जब किसी डील के तहत हम दोबारा मुसल्लत हों तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और हमजा शहबाज जो है ये चीफ मिनिस्टर बने। और उनके फार्मूले पर फिर अमल भी हुआ, क्योंकि जो पहली रजीम चेंज के बाद कठपुतली हुकूमत आई उसमें शहबाज शरीफ बने वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। तो सलमान शहबाज जो है वो इस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। अब जनाब फैज़ हमीद का जो नाम लॉन्च हुआ कि ये नाम कहाँ से आया था, नून लीग के हलकों में, तो चूंकि जनाब फैज़ हमीद के ऊपर अभी करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, उनकी बिल्कुल ये ख्वाहिश भी होगी कि वो आर्मी चीफ बने, तो जुल्फी बुखारी ने भी ये चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ को भी और सलमान शहबाज को भी कि नून लीग के अंदर सबसे पहले जनाब फैज़ हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए जो लॉन्च किया था, जो लॉबी की थी, वो लॉबिंग की थी सलमान शहबाज ने कि जनाब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दें, हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और ये इमरान खान साहब को भी टैकल कर लेंगे। ये सारा खेल सलमान शहबाज इसलिए भी कर रहे थे कि सलमान शहबाज का ये ख्याल था कि हम जनाब फैज़ हमीद के जरिए अपनी मर्जी यानी नवाज शरीफ और मरीम नवाज की मर्जी नहीं, बल्कि अपनी यानी सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मर्जी के इकदाम करवाएंगे, क्योंकि सबको पता था कि मरीम नवाज जो है ये तो जनाब फैज़ हमीद के सख्त खिलाफ थी, और अगर जनाब फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाते तो मरीम नवाज को तो उन्होंने किसी भी सूरत चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर या किसी भी और ओहदे पर कबूल नहीं करना था। तो सलमान शहबाज इसलिए बार बार जोर दे रहे थे कि हर सूरत में जनाब फैज़ हमीद जो है इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जुल्फी बुखारी ने यह कहा है और चैलेंज किया है, उन्होंने पब्लिकली ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि सलमान शहबाज ने ये नाम दिया जनाब फैज़ हमीद का आर्मी चीफ बनने के लिए और अब तक नून लीग की जानिब से इसकी तरदीद नहीं आई। तो अगेन इससे साबित हो गया कि ये जो गठजोड़ की बात की जा रही है, अगर कोई गठजोड़ था तो वो नून लीग और जनाब फैज़ हमीद का था सियासी मकासद के लिए, और अगले आर्मी चीफ के ओहदे को शरीफ खानदान के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से एक मुआहिदा किया जा रहा था। अब जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि और भी किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ की बात से 100% मुत्तफिक हूं। तो इस सिलसिले में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है वो जनाब बाजवा के खिलाफ मौजूद है। इसकी गवाही भी खुद ख्वाजा आसिफ ने दी कि जनाब बाजवा की हदायत पर उनके ससुर और जनाब फैज़ हमीद इनके पास और नवाज शरीफ के पास गए या उनसे रब्ता किया और ये कहा कि जनाब बाजवा को एक्सटेंशन दें, पहले मरले में पंजाब में, दूसरे मरले में वफाक में हुकूमत ले लें। और ख्वाजा आसिफ तो ये भी कहते हैं कि जनाब बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद मुझे बराह रास्त धमकियां भी दी। तो बिल्कुल जनाब बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत करें, कोर्ट मार्शल करवाएं उनका, क्योंकि जनाब फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की जो डिमांड थी ये सबसे पहले तो मरीम नवाज ने की थी।
तो करवाएं अब कोर्ट मार्शल जनाब बाजवा का, लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक बात करें। जनाब बाजवा के मुतल्लिक इनडायरेक्टली ये इल्जामात तो लगाएंगे, लेकिन इनको पता है कि जनाब बाजवा इनका सारा कच्चा चट्टा खोल देंगे और बता देंगे कि कैसे डील के तहत इनको मैंने मुसल्लत किया, कैसे डील के तहत मुसल्लत किया। इसलिए जनाब बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा नहीं करेंगे ये कभी। अच्छा, एक जरा रिविजिट कर लेते हैं ना कि जो जनरल बाजवा जो इस वक्त ये खुद कहते रहे ख्वाजा आसिफ, एक बात इन्होंने ये कही कि नवाज शरीफ को निकालने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। मालिक साहब के प्रोग्राम में ये बात की, जनरल बाजवा का नाम निकाला, वो बार बार कहते कि जनरल बाजवा का नाम नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। पहले उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, उन्होंने कहा किसने निकाला, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने निकाला। अच्छा राय साहब, फिर पाकिस्तान से वफूद जाते रहे, वफ्त नहीं वफूद जाते रहे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, और फिर आपको याद होगा कि मरियम ने कहा कि इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूं। आप इतने हातमताई कब से हो गए कि आप कोई आपके दर पे आता है कि सरकार एक्सटेंशन दे दे, आप बगैर किसी मतलब के एक्सटेंशन उसे आप दे दें। पहली एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं। दूसरी एक्सटेंशन के बारे में तो जब ड्राइंग रूम की बात हुई है राय साहब, तो वहां पर ख्वाजा आसिफ ने खुद ये बात कही है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हमसे पूछा गया तो हमने कहा जी हमें कुछ नहीं चाहिए। राय साहब, ये कौन से हातमताई थे और ये कहां से लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान को इस जो सबसे बड़ी सीट है जहां से इस वक्त सारी सियासत इस वक्त हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो हातमताई बने हुए हैं और जिस तरह से आप बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी तकाजे के, डिमांड के, डील के आप किसी किस्म का रिलीफ किसी को दें या उसकी मर्जी का उसे ओहदा दे दिया जाए। और ये एक दफा नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के मामले में, फिर उनको पाकिस्तान लाने के मामले में, फिर ऐसा पाकिस्तान लाने के बाद जिस तरह से फैसिलिटेट पंजाब के अंदर किया गया, मरकज में किया गया, ये सब कौम के सामने है कि किस तरह ये डील्स जो होती रही जिनके बारे में। अच्छा, अब हो पता है क्या रहा है, एक ख्वाजा आसिफ गलती क्या कर रहे हैं या इनके जो साथी गलती क्या कर रहे हैं, ये बोलते बोलते राय साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि इन्हीं के बयानात अब इनके खिलाफ एक चार्जशीट बनकर खड़े होंगे। क्योंकि राय साहब, जब हम ये बात करें ना कि आइन आपको सियासत के अंदर आने की इजाजत नहीं देता, एक जनरल क्या कर रहा था, इमरान खान के साथ मिलकर कर रहा था। राय साहब, ये भी तो किसी जनरल के साथ मिलकर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, तो वो किस आइन के तहत हो रहा था? देखें, इमरान खान साहब के मुतल्लिक तो कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान साहब किसी जनरल के साथ मुलाकात करके इनकी हुकूमत गिराने की साजिश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने तो खुद एविडेंस दे दिया ना, ख्वाजा आसिफ ने जिस घर में मुलाकात हुई उसके मुतल्लिक भी बता दिया, जनाब बाजवा के ससुर का नाम भी ले लिया, जनाब फैज हमीद का नाम भी ले लिया। तो इसका मतलब यह है कि ये सारा बयानिया इनके मुंह पर इस्तारतन, मैं कह रहा हूं कि कालक बन के इनके मुंह पर मला गया। ये जो इमरान खान साहब के ऊपर एक और नाम नेहाद बयानिया बना रहे थे, तो इससे 9 मई का बयानिया जो कि पहले ही मुस्तरद हो चुका था वो मजीद मुस्तरद हो गया है और इमरान खान साहब पर किसी किस्म के गठ जोड़ का बयानिया वो भी अपनी मौत आप मर गया। अच्छा साहब, एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस खबर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली कुछ लोगों को अभी समझ आ जानी चाहिए कि जो आपकी जो हुकूमत होती है वो अवाम की वजह से है और अगर अवाम नहीं है तो फिर आपकी उस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं कल देख रहा था मरियम की एक स्टेटमेंट के हुक्मरानी में मैं किसको फॉलो करती हूँ, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। तो ये अवाम के नुमाइंदे नहीं, ये हुक्मरान ही बनने की कोशिश करते हैं। राय साहब, ये जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया और गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने अपने बयान में कहा कि अगले माह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। अवाम के एतमाद के बगैर सियासत नहीं चल सकती। सियासी इस्लाहात आगे बढ़ाने के अज़्म के साथ मुस्ताफ़ी होने का फैसला अवाम के लिए किया। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के लीडर के तौर पर दोबारा इंतखाब नहीं लड़ूंगा। और फोमियो किशिदा ने अवाम के उन पर अदम एतमाद, सियासी तनाज़ात और इशाए ज़ुरिया की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। आपको पता है, अब से कुछ ही देर पहले ब्लूमबर्ग की खबर चली है और इस खबर के मुताबिक राय साहब, पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों के किराए इतने नहीं है जितने उनको बिजली के बिल देने पड़े हैं। राय साहब, इतने बिजली के बिल तो बरतानिया के अंदर भी नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर आवाम जो है वो बिजली के बिल दे रहे हैं। इवन कि करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग है और अगर आप उसे कन्वर्ट भी कर लें तो वो बहुत ही मामूली सा एक हिस्सा बनता है जो पाकिस्तान में एक 2 कमरों के मकान का
पाकिस्तानी अवाम जो है वो किराया दे रहे हैं। राय साहब, बिजली का बिल जो है सो दिया जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं आती? अगर आप जो इससे पहले वाली हमारी गुफ्तगू थी उसमें हमने एक पूरी टाइमलाइन रखी कि जब जब जनरल बाजवा इनको सपोर्ट कर रहे थे, और उसी सपोर्ट के अंदर राय साहब आपको याद होगा कि तकरीबन 1200 अरब या 12 अरब, यू कैन करेक्ट मी अगर मैं फिगर गलत बोल रहा हूँ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, और वो फर्द जुर्म आयद नहीं होती बल्कि अगले दिन ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लेते हैं। किस तरह कर लेते हैं, किस तरह से ये इनका ज़मीर गवारा करता है कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, एक चार्जशीट है, वो उसका जवाब नहीं देता, कमर में दर्द करवा के अपने आप को अदालत के सामने पेश नहीं करता, बार बार दर्द करवाता है, और फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनकर हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। ये जापान के वज़ीर-ए-आज़म से कुछ सीखेंगे या ऐसा मुश्किल है? ये हाउस ऑफ शरीफ अपने आप को हमेशा जुल्म के साथ पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत रखने के लिए डीलिंग करता रहेगा, ये कुछ नहीं सीखेगा? देखिए हाशमी साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तर्ज़ हुक्मरानी को फॉलो करती हूँ, तो ये जो असहाबे कराम थे, सहाबा कराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर जो सहाबा कराम थे, इनका तो तर्ज़ हुक्मरानी ऐसा था कि इन सब को अकाउंटेबल कर देते थे आम लोग, और गुर्बत में पसमानदगी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी तमाम हमारे जो सहाबा कराम थे। और एक जो रवायत हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो ये सवाल भी हो गया कि माले गनीमत में चूँकि आपका कद बड़ा है तो ये 2 चादरें चाहिए होती हैं आपका लिबास बनाने के लिए, तो आपने कैसे ये लिबास अपना बनवाया है? और जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक फिर ये बताया गया कि उनके बेटे ने एक चादर जो है उनको दी थी। तो उस वक्त तो हुक्मरानों को इस तरह से अकाउंटेबल करने की इजाज़त होती थी। मरियम नवाज जिनको और उनके पूरे टब्बर को अदालतों ने चोर करार दिया, शरीफ खानदान को अदालतों ने, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल इदारों ने फाइनेंशियली भी करप्ट करार दिया, यानी माली तौर पर भी, और अब इनको इलेक्शन चोर भी कह रहा है। यूएस कांग्रेस भी इलेक्शन चोर कह रही है, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स भी कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है वो भी कह रहा है, उसके बाद अल जज़ीरा भी कह रहा है, आलमी मीडिया भी कह रहा है। तो ये किस मुंह से ये जो पाक हस्तियां उनके तर्ज़े हुक्मरानी के पीछे छुप रही हैं? ये जो क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर किया गया है, ये जो अपने लोगों पर किया गया पंजाब में इंडिपेंडेंस डे मनाने के ऊपर, ये इस किस्म का तर्ज़े हुक्मरानी था जिसकी वो बात कर रही हैं, इस तरह का तर्ज़े हुक्मरानी था। अच्छा, बहरहाल अब हाशमी साहब एक वीडियो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की ये वायरल हुई है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो जंग 1947 में शुरू हुई थी वो आज भी जारी है, इसलिए हम आइन और कानून के अंदर रहकर काम करेंगे तो इस मुल्क की नजरसानी, नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदें कायम रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से हासिल किया, लेकिन मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि आइन और कानून के दायरा अख्तियार में रहते हुए काम किया जाए। उसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जो कि अपने दबंग फैसलों के हवाले से बड़े मारूफ भी हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत जब अपनी जड़ पकड़ेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, क्या हमारे वो आबाओ अजदाद जिन्होंने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मुतमईन होंगे? यानी ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, जिस तरह से आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, उनकी जानिब ये यौम आज़ादी के मौके पर तवज्जो दिला रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि वो वाक़े का जिक्र किया, हमारे तो पाकिस्तान में राय साहब ये भी खबर है कि मरियम ने 14 अगस्त को क्या पहना और वो क्या मुनफरद अपनाज अपनाया। दुपट्टे पर सब्ज बॉर्डर और परचम का प्रिंट था। ख़वातीन वुज़रा ने सफ़ेद और सब्ज रंगों के इम्तियाज़ का इंतखाब किया। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से सफ़ेद लिबास का इंतखाब किया। 800 का सूट है और इस 800 के सूट के अंदर हमें तो ये पाकिस्तान का मीडिया जो है इनके बारे में यही बातें हमेशा बताता रहा है। ये आज का हमारा शो था। हमें वो खबर तो बता दें कि मरियम नवाज की एक वीडियो भी वायरल हुई है, वो खबर तो बताएं हमें क्या हुआ है।
हाशमी साहब अच्छा, ये जरा मुझे ये और बड़ी- जो व्यूअर है उनकी रहनुमाई करें जरा, क्या हुआ वहां पे? मैं माजर चाहता हूँ, ये हाँ बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम को पता चलनी चाहिए कि इस खबर के अंदर असल में पाकिस्तान की एक ऐसे घराने की बेटी जो तर्ज हुकूमत की बात करती है, जो हुक्मरानी की बात करती है। राज साहब, इस वक्त ना एक क्लिप वायरल हो रहा है और इस क्लिप के अंदर मरियम नवाज गालबन ये मज़ार इकबाल पर गई हैं और जो विजिटर बुक होती है शायद उसके अंदर अपने तासुरात जो हैं वो दर्ज कर रही हैं। तो इनसे एक जुमला नहीं लिखा गया उर्दू में, और इन्होंने क्या लिखा कि आज उर्दू में, आज मुझे पाकिस्तान के 77वें, और उसके बाद कलम कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट होता है, कभी घूम जाता है। काट पीट भी और बिल्कुल उसी तरह जिसा, हाँ, और उसी तरह जिसा पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने घुमा के रखा हुआ है और कुछ समझ नहीं आती, इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि लिखना क्या है। फिर के को की कर दिया और यही इनका तर्ज हुकूमत है जिसके पीछे ये छुप रही हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी भेजिएगा और बताएं कि हुक्मरान कैसा हो, क्या वो मरियम नवाज जैसा हो, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। इजाजत दीजिए मुझे और इब्राहिम राजा साहब को। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।